नमस्कार, मेरा संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा का एक और एपिसोड जिसका नाम है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के आज के इस चौथे एपिसोड से पहले मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं सोहित, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जिन्होंने कोई मंच नहीं छोड़ा है प्यार बरसाने का, आलोचना करने का। लेकिन आलोचना भी एक तरीके की मोहब्बत होती है, तो वो बरसाने का, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूं सबसे पहले दर्शकों का। और आप हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो इस अपील को सुन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे जी पहले तो सोहित अपील हो जाए, उसके जी आगे तो हम बिल्कुल। बढ़ेंगे ही नहीं। पहले तो सच कहें तो जिस तरह के कमेंट संकेत आए हैं उससे बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव फील करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप कमेंट्स दर्शकों करते रहें। यकीन मानिए हमने इसके ऊपर बातचीत की है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। अगर क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ट्रोल्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं। ये दो चैनल हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीजें बात बताई जानी चाहिए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे आपके सामने लानी चाहिए। इसलिए जो दोनों चैनल हैं, डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों के नाम जो हैं आपके वीडियो के नीचे ही आपको अभी नजर आ रहे होंगे। आप चाहे मोबाइल फोन से देखें या फिर टीवी कंप्यूटर कहीं से भी, तो उन दोनों को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे होगा ये कि हफ्ते भर हम जो कुछ करेंगे वो तो आपको पता चलेगा ही, और आप हम दोनों के जर्नलिज्म को भी देख पाएंगे। जो लोगों के मुद्दों को हम उठा रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। और आज इस हफ्ते में, आज के इस बातचीत में जैसे आप सुनेंगे भी कि कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा कि क्यों इन दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। बहरहाल आपका इस नए और चौथे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। संकेत, मुझे लगता है शुरुआत आज जब दर्शक आए ही हैं और हम लोगों के मुद्दे को उठाने की बात करते हैं, तो उस मुद्दे से क्यों नहीं शुरू की जाए जिसकी बात आपने इस हफ्ते की है और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि वो लोगों के जिंदगी से, लोगों के पैसों से, लोगों के अकाउंट से जुड़ी हुई बात है। एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई बात है। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उस बैंक में पैसे रखें नहीं रखें, लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। और क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया है, हम इसी से शुरुआत करते हैं। हो क्या रहा है, क्या अब तक पता चल पाया है, अगर इससे हम शुरू करें? जी बिल्कुल सोहित, ऐसा है आज की डेट में जो तेल और दुनिया जहां की और चीजों की वजह से जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो है 12 करोड़ कंज्यूमर बेस और खाता धारकों का इस देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और इस देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई सबसे बड़ा है, सेकंड इज एचडीएफसी। एचडीएफसी में क्या कोई धांधली हुई है? एचडीएफसी में मेरा यानी कि खाता धारक का जो अकाउंट है और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मैंने पैसा रखा हुआ है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? सोहित, ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एचडीएफसी के ही बहुत बड़े इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे, और इस्तीफे में ये लिखना कि मेरे उसूल और आदर्श के हिसाब से चीजें सही नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं निकल रहा हूं। तो बहुत कन्वीनियंट है ना। ये कोई यूट्यूब चैनल या कोई उस तरीके का थोड़ी है छोटी सी दुकान कि नहीं तेरे से मेरी बन नहीं रही, मैं जा रहा हूं। ये नहीं है, ये 12 करोड़ लोगों के पैसे, भरोसे, उस पर आपने एक तरीके से उस पर सवाल खड़े किए हैं। शक एक मन में आया है। और 18 मार्च को लिखी हुई ये चिट्ठी, उसके बाद एचडीएफसी का शेयर गिरा। आप ये देखिए, ये जेफरीज करके एक एजेंसी है जो निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं ग्लोबल, ये भी रैंकिंग करते हैं। और इनकी रैंकिंग में अब इन्होंने एचडीएफसी को आउट कर दिया है। रिमूव्ड एचडीएफसी, पैसा ट्रांसफर टू एचएसबीसी। इस तरीके से इन्होंने इंडिया की रेटिंग 2% गिरा दी। गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी की रेटिंग गिरा दी। इस केस में तो बहुत स्पेसिफिकली एचडीएफसी वजह है। एचडीएफसी से इन्होंने विड्रॉ किया है और एचएसबीसी गए हैं, बाकी केस में तो निफ्टी युफ्टी है। और अगर आप मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट देखें, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जोया स्प्रिंगवाला जी की एक रिपोर्ट है जो बहुत क्लियरली कहती है जेफरीज एग्जिट्स एचडीएफसी बैंक फॉलोइंग एक्स चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती रेजिग्नेशन। तो ये बहुत क्लियर है कि किस वजह से लोग जा रहे हैं।
ये क्या एजेंसी है? ये वो एजेंसी है जो कि आप ये समझ लीजिए कि निवेशकों का टीआरपी, यानी कि अगर ये कहीं से अगर रिपोर्ट देंगे कि भाई ये डाउनग्रेड, तो फिर निवेश नहीं आएगा, और निवेश नहीं आएगा तो किसका नुकसान हो रहा है? देश का, अर्थव्यवस्था का, दैट इज यू एंड मी। तो मेरा ये कहना है सोहित कि 18 मार्च से लेकर के आज तक आरबीआई से एक स्टेटमेंट, सरकार से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं, एचडीएफसी की तरफ से एक नया एक्टिंग चेयरमैन, कुछ एजेंसी और इस तरीके की बातें। 12 करोड़ खाता धारकों के लिए ये खाना पूर्ति काफी है। आपने मेरा मूल प्रश्न का जवाब दिया एचडीएफसी ने। मेरा मूल प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि जो प्रकरण 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ जब नीरव मोदी पैसा लेकर के भाग लिया, या जो 2019 में सोहित बताएंगे उन्होंने रिपोर्ट किया होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक में, पीएमसी बैंक में। आप, मैं चाहूंगा अभी जब मैं बोलना खत्म करूं सोहित पूरा बताएंगे उस समय लोगों को क्या गुजरना पड़ा। हजार रुपए की विड्रॉल लिमिट, मेरे हक का पैसा मैं ही विड्रॉ नहीं कर सकता। सेम चीज यस बैंक 2020 बिल्कुल इसी तरीके से एक लिमिट बना दी, यानी कि फ्रॉड कोई और करे, गड़बड़ कोई और करे, एक किसी को उसूल और आदर्श याद आए लेकिन बस वो ये बोल के कट लें, और कोई स्पष्टीकरण कहीं से नहीं दिया जा रहा है। 12 करोड़ खाता धारकों का वास्ता, आप समझ रहे हैं कि अगर आपने अभी नहीं बोला और लोगों को स्पष्ट नहीं किया और बाद में फिर ये पीएमसी और यस बैंक की तरह आपने लिमिट लगा दी, तो ऐसे वक्त में कितना हाहाकार मच सकता है। ये साइलेंस जो है ना, ये बहुत इरिटेट करनी चाहिए सोहित इस देश के लोगों को। ये साइलेंस नागवार गुजरनी चाहिए इस देश के लोगों को। मेरा बस ये कहना है, इससे पहले आप पीएमसी बैंक के हादसों उस समय का याद दिलाएं लोगों को। आपको लोन लेने जाना होगा या मुझे लोन लेने जाना होगा, ये ना दस्तावेज पे दस्तावेज रखवा लेंगे बैंक, केवाईसी कर दो, इसको इससे लिंक, उसको इससे लिंक, आईटीआर, ये लिंक वो लिंक करके इतना मोटा पोथा आपका बना करके आपकी जन्म पत्री रखते हैं, उसको कहा जाता है केवाईसी। केवाईबी क्यों नहीं होना चाहिए? नो योर बैंक। यू वांट माय केवाईसी, आई वांट योर केवाईबी। क्योंकि एक के बाद एक बैंक की क्या हालत, और आरबीआई क्या आप समर्थन कर, आपके आरबीआई की नजर के नीचे हुआ ना पीएनबी, आपकी नजरों के नीचे हुआ पीएमसी, आपकी नजरों के नीचे हुआ यस बैंक। ठीक है, आपने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते रहेंगे तो देयर इज अ डाउट इन माय माइंड। प्लस लोग ये जो डाउनग्रेड कर रहे हैं एचडीएफसी को, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जवाब देगा कि नहीं कोई? केवाईबी की आज सख्त जरूरत है सोहित जी। नहीं, और आप ये भी देखिए ना संकेत कि ये जो लेटर लिख के इन्होंने एग्जिट मारा, आपने सही कहा कि ये कोई छोटा दुकान थोड़ी है कि आपने छोड़ दिया। इतनी वेग तरीके से कि चीजें ऐसी हो रही थी जो मेरे उसूलों के खिलाफ जा रही थी, तो ये क्या चीजें हो रही थी? क्या आप, क्योंकि इससे जुड़े हुए थे बैंक से, क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आप लोगों को बताएं कि क्या गलत हो रहा था, कैसे लोग अपने पैसों को बचा सके, क्या बैंक को करना चाहिए था? क्योंकि अगर आप एक पब्लिक लेटर लिख रहे हैं और इतने बड़े पद पर हैं, तो आपको पता है कि इसका इंपैक्ट होगा। अब हो ये रहा है कि लोग डरे हुए हैं, कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि बैंक में पैसे रखें नहीं रखें, निकालें नहीं निकालें। और आपने बात की, मैं आपको बताऊं, यस बैंक का समय हो, पीएमसी बैंक का समय हो, पीएनबी का हो, पीएनबी और पीएमसी तो यहीं पे हुआ है। ये जो स्कैम्स हुए हैं मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं हुए थे, जहां पर इसके जो दस्तखत साइन लेकर पूरी चीजें की गई थी मुंबई में। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे, मैं आपको बताता हूं एक किस्सा जो मुझे याद है। 1000 रुपए से ज्यादा निकालने नहीं दे रहे थे। अपने माँ बाप का लाइफ इंश्योरेंस किसी को भरना था और उसे पता था कि आगे जाके कोई ऑपरेशन हो सकता है, जरूरी है, कई सालों से वो भर रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है, बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, घर के राशन के लिए पैसे नहीं है। आप यकीन मानिए संकेत, मैं बताऊं आपको, जब रिपोर्टिंग करने गए थे, कई लोग कहते थे कि कुछ उधार दे सकते हो क्या आप, जब पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। सभी जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे मैं मांग चुका हूं, कितने महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर लोगों ने खुद के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, मीडिया आए, इसके लिए क्रिएटिव प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू किया। इतनी सारी चीजें होने के बाद धीरे धीरे 1000 से 5000, 25000, उसके लिए बहुत समय गया। लेकिन वो जो बीच का समय था वो बहुत तकलीफ देह था। लोगों के बैंक से जब आपके ईएमआई कटने होते हैं, जब आपके बैंक लोन के पैसे कटने होते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता है जब आप समय पर नहीं भरते हैं, लेकिन आपके पैसे को जब आप समय पर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके लिए कहीं पर भी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की ओर से जिस तरह से कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था वो नहीं है। क्या इस बैंक की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों में अगर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है, एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, संकेत आपने रिपोर्टिंग की है, उसके बाद भी ऐसे आश्वासन मिले
कि सब कुछ सही है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं, हम आपको बता देंगे, आपका पैसा सुनिश्चित कर लें कि कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कौन से वेक सिचुएशन में आप अपने कंज्यूमर्स को रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है ना कि ये छोटा मोटा बैंक है। अगर ये इस देश में एसबीआई के बाद का सबसे बड़ा बैंक है और उसका ये हश्र हो रहा है, तो इससे आप सोचिए, आप 12 करोड़ खाता धारकों की बात कर रहे हैं। एक खाता धारक के साथ उसके परिवार के लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके कई सारे प्लान इससे जुड़े हुए होते हैं, उस पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हमने देखा है इससे पहले कैसे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। मैं संकेत, एनडीटीवी का ही एक स्टोरी था, मैं आपको बताता हूं। मैं 7 बंगले पर गया था और वहां पर 4 बंगला पर गया था, मुझे याद नहीं आ रहा शायद, लेकिन वहां पे एक बड़ा बंगला था, प्रॉपर बंगलो, और वहां पे एक आदमी का हमने इंटरव्यू किया था, वो हमने एनडीटीवी पर चलाया भी था। वो आदमी बंगले में रहता है, लेकिन उसे अपने घर में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें पैसे देने के लिए नहीं है। बैंक में करोड़ों रुपए मौजूद थे और उसने हमारे कैमरे के सामने आकर रोया था वो आदमी। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि क्या अमीर क्या गरीब, हर किसी का पैसा अटक जाता है। और वो आदमी के लिए ये था कि उसका एक इंसल्ट था कि मैं इतने बड़े घर में रहता हूं और मैंने इस बैंक में मेरे पैसे, खुद के कमाई के पैसे रखे हुए हैं, वो मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, और मेरे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं। कितने बिजनेस इंपैक्ट होते हैं, कितने लोगों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो हैं वो ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं, तो उनके सैलरी अकाउंट्स होते हैं। कल जाकर कहीं कुछ हो जाए तो क्या किया जाएगा, इतना समय से क्या हो रहा है, इसी सब चीज को लेकर जो डर है ना यहाँ पर, ये डर और लोगों के बीच में जिस तरह से इसे लेकर सवाल है, उसका जवाब नहीं देना मुझे लगता है एक बहुत गैर जिम्मेदार रवैया रहा है उस डायरेक्टर का भी जिसने पत्र लिखा, और इस बैंक का भी जिसकी ओर से अब भी आश्वासन या सब चंगा सी ऐसी बातें सामने नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से संकेत सवाल जो है वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये चुप्पी, ये खामोशी, ये नेताओं टाइप की हरकत की एक लेटर लिखा, उसूल आदर रिजाइन। अरे भाई, ऐसे कैसे रिजाइन? आप बताएंगे नहीं? आपकी इंक्वायरी क्यों ना हो? क्या पता आपका कोई गलत मोटिव हो? आपने कितने लोगों की सांसें अटका दी। अच्छा, और दूसरी चीज ऐसा है ना, एचडीएफसी बैंक, मैं तो ग्राहक हूं एचडीएफसी बैंक का, आज से नहीं बड़े जमाने से। और मैं आपको बता दूं सोहित, पता नहीं आपके बैंक के साथ होता है या नहीं, एचडीएफसी में एक आदमी चेप दिया जाता है आपके लिए, रिलेशनशिप मैनेजर, कि मैं आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर, आपको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो मैं हूं ना। और ये बोल करके एक पर्सनल रिलेशन बनाया, और मात्र एक कॉल के बाद पूरा उद्देश्य उस रिलेशनशिप मैनेजर का ये होता है कि कैसे आपके खाते में पड़े हुए पैसे को वो अपने बैंक के और इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दें। सबसे पहली बात, इस रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर को कैसे हक मिल गया कि आप कंटिन्यूअसली मेरे अकाउंट में घुस घुस करके मेरी सारी डिटेल्स देखें, और उसके बाद फिर मुझे फोर्स करें, और फोर्स करते रहें लगातार कि इसको इसमें कर लो, इसको इसमें कर लो। एंड दे गेट, इट इज नोटोरियस इन नेचर, एचडीएफसी में खास तौर से जबरदस्ती आपके पास फोन आता रहेगा कि आपके अकाउंट में बड़े सारे पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इसको आप इधर कर लीजिए, ये इतना हो गया है, देखिए ये अमाउंट जो है इसमें आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपना आप सामान बेचना चाह रहे हैं पर ऐसे मेरे अकाउंट में घुसोगे। अव्वल तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं क्या निवेश करूं, लेकिन वो मसला अलग। बट द पॉइंट इज, आप ये सोचिए कि कितने लोगों को ये मजबूर किया जाता है कि ये स्कीम ले लो, 5 साल तक डालो, फिर 5 साल तक मत डालो, फिर 10 साल बाद इतना। क्यों भाई, व्हाट इज दिस अग्रेशन? फिर मैंने पूछ दिया, मैंने कहा क्या आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों इतना पीछे पड़े हैं? यू नो व्हाट द रिप्लाई वाज, कि बहुत सर बहुत ज्यादा प्रेशर है ऊपर से, बहुत ज्यादा। और ये घूम फिर करके बात घूम के आ जाती है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय की, 2023 में जो हुई थी। ये पूरी लड़ाई जो हो रही है, अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ये कल्चरल डिफरेंस की लड़ाई है टॉप पर, ये उसूल आदर्श वहां से आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक तो होता है ईगो बैटल बोर्ड टेबल पर, और एक होता है कि वाकई अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे जानना बहुत जरूरी है। मेरी 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 लाइफ अर्निंग उस बैंक में रखी हुई है, बता दो मुझे ऑनेस्टली, रखूं कि निकालूं, अधर में मत लटकाओ। ये पैनिक मॉन्गरिंग नहीं है सोहित, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे दुबई में मची हलचल, इस तरीके के मीडिया चैनल हम ना कभी थे ना कभी होंगे, जो हैं उनको तो आप कुछ कर नहीं पाए। ये पैनिक मॉन्गरिंग नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। धोखे में मत रखिए, अज्ञान मत रखिए, अनभिज्ञ मत रखिए, लोगों को बताइए साफ साफ कि क्या हो रहा है।
और मुझे लगता है आरबीआई को भी पूछने की जरूरत है कि भाई आप कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप बताइए क्या हो रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है। आरबीआई ने इससे पहले देखा है इस देश ने पिछले एक दशक के अंदर कितने पैसे लोगों के, और ये गरीब आम आदमी ही लोग होते हैं जिनके पैसे हमेशा डूबते हैं। जो लोग बाहर गए उन्हें तो आप ला नहीं पाए हैं, खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन आरबीआई का भी जो संकेत यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स लगातार इसे खबर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने आपके इन्वेस्टमेंट निकाल दिए हैं, चल क्या रहा है। क्या आप आगे जाकर, मैं नेटफ्लिक्स पर एक और कोई नया सीरीज या एपिसोड नहीं देखना चाहता हूं कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसलिए बैंक को एक क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। और जो संकेत कह रहे हैं, हमारा काम किसी को डराने का ना कभी था ना कभी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये आप लोगों के लिए हम सभी काम करते हैं और आप लोगों का लगातार प्यार मिलता है। ऐसे में अगर लोगों के भविष्य को लेकर, लोगों के पैसे वहां पर अटके हुए हैं, लोगों के पैसे वहां पर हैं और उन्हें नहीं पता है, या ऐसे ऐसे खबरें सामने आ रही हैं और इसके बाद अगर बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो क्या सवाल भी नहीं पूछे? सवाल तो पूछा जाएगा, और यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो प्लीज सामने आके आप बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, ताकि लोग उस पर विश्वास करें। ये जो चुप्पी है, ये सबसे ज्यादा सताने वाली बात है, और इसी से कहीं ना कहीं जो आग को हवा मिलने का काम होता है वो हो रहा है। ऐसे में संकेत, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में ये एक बड़ी मुद्दा एक रहने वाला है कि एचडीएफसी की ओर से कोई बयान आता है नहीं आता है, या फिर अब मंडे से फिर से जब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा तब उसमें और क्या कुछ होता है, क्या जानकारियां सामने आती हैं। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भी एक बड़ी खबर रहने वाली है, और लोगों की फिलहाल जो चिंताएं और आकांक्षाएं हैं, उनके परेशानियां हैं, उनके मन में डाउट्स हैं, उसे लेकर कोई जवाब अब तक नहीं मिला है, और उसी पर मैं और संकेत यहां पर फोकस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सीधे सीधे सवाल एचडीएफसी, सवाल सेबी, सवाल आरबीआई, सवाल फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये 4 एजेंसीज, नोडल एजेंसीज, इनकी तरफ से बहुत क्लियर स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है? ये लोग बहुत क्लियरली बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर दोबारा एक कार्यक्रम होगा, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है 12 करोड़ खाता धारकों और कस्टमर्स का वास्ता।